हम अपने वीकली टेक टॉक के साथ हाजिर हैं। आज एक नया टॉपिक और अहमद मंदूर साहब हमारे साथ हैं। टॉपिक जो है वो ब्लॉकचेन है, उसके यूजेजेस, उसके यूज केसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले, ब्लॉकचेन का इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम अहमद मंदूर साहब का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फाउंडर और सीईओ हैं, और ये उस वक्त से ब्लॉकचेन पाकिस्तान में लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब ब्लॉकचेन जो है वो दुनिया में भी शायद नया नया था, 8 से 3-4 साल पहले। ये सीटीओ हैं ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ पाकिस्तान के। तकरीबन 20 साल से ज़्यादा से ये आईटी से इनका ताल्लुक है, प्री सेल्स, आर्किटेक्चर, इन सब से। और ये पाकिस्तान के सर्टिफाइड ब्लॉकचेन ट्रेनर्स में से हैं। तो सर्टिफाइड ब्लॉकचेन ट्रेनर बाय ब्लॉकचेन ट्रेनिंग अलायंस। ये लीड ब्लॉकचेन ट्रेनर भी हैं इन प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर एआई एंड कंप्यूटिंग, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू की थी, जिसमें एआई और जो कि न्यू फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है उसमें पाकिस्तानी यूथ को जो है उन्होंने उसमें ट्रेन करना शुरू किया था। तो उसमें अहमद मंदूर साहब वहां पे भी ट्रेनर है। तो अहमद साहब, ये तो आपका एक ऑफिशियल सा इंट्रोडक्शन हो गया। आप कुछ अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते रहे हैं ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन का तो जो सफर है वो कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है आम लोगों के लिए। कोई 3 साढ़े 3 साल का सफर है। ठीक है, उसमें अभी रिसेंटली मैंने एक बुक भी लिखी थी, दैट इज ब्लॉकचेन बियॉन्ड बिटकॉइन। ताकि जो लोग बिटकॉइन समझते हैं ना कि सिर्फ बिटकॉइन ब्लॉकचेन का, तो उसमें हमने केस स्टडीज बहुत ज्यादा मैंने चीजें डिस्कस की थी उसके अंदर। और वही सर्टिफिकेशंस और ये सब चीजें सीखते और सिखाते एक सफर चलता जा रहा है। जो उससे पहले का सफर है माशाल्लाह, वो आपने बड़े अच्छे अल्फाज में ऑलरेडी बता ही दिया है। और जितने लोग माशाल्लाह जानते हैं उनको थोड़ा बहुत पता ही है कि जी मेरा पहले नेटवर्क्स की फील्ड से ज्यादा ताल्लुक था, और जिसे कहते हैं सिस्को और जुनिपर और ये सब चीजें, यानी कि इनका आर्किटेक्चर और इनको डिजाइन करना, दैट वाज माय मेन फोकस एक्चुअली। तो वो मेन फील्ड रही है सारी जिंदगी। देन कोई 17 18 साल जॉब करने के बाद सोचा नहीं, कुछ अपना होना चाहिए। तो उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ निकल आए और वो सारा कुछ शुरू कर दिया। और फिर ब्लॉकचेन की तरफ आ गए, पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट बना दिया। फिर और बहुत सारे इसके पीछे जो मेंटोर्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, जो शुरू से साथ साथ चलते जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में दोस्त ऐसे मिल गए, जैसे जो आपके पीएआईसी के जो हैं सीईओ आदिल साहब हैं, और साथ ही सीआईओ जो हैं वो जिया खान साहब हैं। वो सारे माशाल्लाह, उन सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बना, और उन सब ने फिर मोटिवेट करना शुरू कर दिया गया, ओके जी इस तरफ चलना है। तो बस वो सिलसिला यानी इस तरह से चल पड़ा माशाल्लाह। वेरी गुड। तो जनाब, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, ब्लॉकचेन। तो सर, ये ब्लॉकचेन क्या है? कोई साइकिल की चेन है कि और क्या, और या जो ब्लॉक्स है उसकी कोई चेन है? तो ब्लॉकचेन क्या चीज है? अच्छा मुदस्सिर भाई, इसके अंदर ना एक्चुअली इसका सबसे आसान, अगर मैं बिल्कुल एक, मेरे ना स्टूडेंट हंसते हंसते हैं मेरे वर्ड पे, मैं कहता हूँ हेलीकॉप्टर व्यू। ठीक है, तो अगर हम वो एक व्यू में जाके बात करें ना सिंपल, तो वो ये एक ऐसी चीज है, लाइक एक ऐसा रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जो कि इम्यूटेबल है, जिसके अंदर चीजें ऐड तो हो सकती है, डिलीट नहीं हो सकती। अब वो रिकॉर्ड कीपिंग से क्या मुराद है, यानी रिकॉर्ड पैसों का रिकॉर्ड हो सकता है, वो आपके सप्लाई चेन का रिकॉर्ड हो सकता है, एसेट मैनेजमेंट हो सकती है, एनीथिंग। जिस चीज का अच्छा। आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, वो आपके घरों का रिकॉर्ड हो सकता है, तो ये वहां पे इंप्लीमेंट हो सकता है। एंड दैट्स इज अ बेसिकली अ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम विच इज इम्यूटेबल और ट्रांसपेरेंट है, सबके लिए है। सो दैट्स अ ब्लॉकचेन एक्चुअली। आप इसको दूसरे जो सिस्टम है उनसे कैसे कंपेयर करेंगे? आई मीन, अगर आप ईआरपी भी यही काम कर रहा है, या और एप्लीकेशंस हैं वहां भी यही काम करें, जहाँ पे ऑडिट बहुत स्ट्रांग है कि आप कोई भी चीज एडेड देखें, देते हैं तो वो भी कवर होती है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि इसमें सिर्फ चीज ऐड हो सकती है? अच्छा मुदस्सिर भाई, इसके अंदर ना दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक जो मेन इसके अंदर चीज आती है वो आती है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की। ठीक है।
सेंटर जितने अभी तक आपके सिस्टम्स चल रहे हैं ना, वो आप गूगल डॉक्स ले लें, व्हाटएवर, कोई आप ईआरपी सिस्टम ले लें, वो सेंट्रलाइज सिस्टम पे चल रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर जो नया कॉन्सेप्ट आया दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, लाइक मेरे पास एक डेटा 1 GB का पड़ा हुआ है, राइट? आपके पास भी वो सेम होगा, किसी एबीसी साहब के पास भी सेम होगा, एक्सवाईजी के पास भी सेम होगा। ठीक है, अब उसके ऊपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स लगे हैं, यानी आप मेरा डेटा नहीं देख सकते, मैं आपका डेटा नहीं देख सकता। बिल्कुल। अब अगर सिर्फ सेंट्रलाइज में जैसे चीजें हों, वहां पे मुझे याद पड़ता है कि जब ये मशीन्स नई नई आनी शुरू हुई थी ना, एक मिसाल की तरफ लेके जाता हूँ बात को, कि नई नई जब आनी शुरू हुई थी ये जो अटेंडेंस मशीन्स थी, तो उसमें क्या होता था, उसमें ना हम जैसे जो लोग थे शरारती किस्म के, हम क्या, यानी टाइम पे ऑफिस नहीं जाते थे, हम सिर्फ उसको पकड़ के, जो उसकी वो होती थी ना डॉक फाइल, टीएक्सटी फाइल, उसको डाउनलोड करते थे, वहां पे जाके अपनी टाइमिंग चेंज करते थे, सारे दोस्तों की टाइमिंग चेंज करते थे और उसको दोबारा अपलोड कर देते थे। उन्होंने तो उसकी बेस पे देखना होता था। तो सेंट्रलाइज सिस्टम में ये इश्यूज हैं, जबकि डिसेंट्रलाइज में मैं अपना चेंज भी करूंगा तो वो बाकी सबके पास पड़ा होगा, वो मुकर नहीं सकते। क्या कहते हैं जी, जो है ना, लाइक आपके पास जो डेटा पड़ा है, अगर कोई और साहब आके कहते हैं ये मेरा डेटा है, तो उसको तो मैं ओन करता हूं, तो वो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा। अब अगर किसी ने, अगर हम इसको आइडेंटिटी मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएं, आज के दौर में कोई बंदा भी आके कह दे कि वो मुदस्सिर है या वो अहमद मंजूर है, उसके पास सर्टिफिकेट्स भी होंगे, उसके पास आईडी कार्ड भी होगा, हर चीज होगी। मेरे पास सिर्फ जो है ना, यानी इस टाइम जो गवाही है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से गवाही, वो आईडी कार्ड है, सीएनआईसी। बिल्कुल। और बाकी गवाही घर वाले देते हैं कि नहीं जी हमारा बेटा बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डिसेंट्रलाइजेशन पे ले जाएं और तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स सिंगली एडेड हों, और उसकी मेरे डेटा की बेस पे मुझे एक यूनिक की मिल जाए, जैसी की दोबारा नहीं बन सकती। So ठीक है। that is a main concept behind the blockchain, कि एक डेटा दोबारा नहीं ऐड हो सकता। अगर मुझे जाके ना कोई चीज अपने मुतल्लिक जिसे कहते हैं एडिट भी करवानी है ना, तो मैं अपना पूरा रिकॉर्ड अपडेट करवाऊंगा। ठीक है, और वो एक टाइम स्टैम्प के साथ ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होगा। वैसे नहीं हो जाएगा कि बस जी कोई भी आया और बस जी कर लिया और समथिंग। अच्छा, अब आपने जो ये ब्लॉकचेन के बारे में बताया, इससे जो चीज मेरी मेजर जो समझाई उसमें यह है कि आपके पास बहुत सारी जगह पे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, सेम रिकॉर्ड। क्या इसकी वजह से कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज पावर की रिक्वायरमेंट जो है वो मल्टीफोल्ड नहीं हो जाएगी? यानी अभी बिल्कुल हो जाएगी। एप्लीकेशन है, जैसे हम ईआरपी अगर कहीं इस्तेमाल करें तो एक सेंट्रल जगह पे सारी चीजें हैं। अब अगर मेरा इस वक्त डेटा 45 टेराबाइट का है, और अगर मैं उसको ब्लॉकचेन पे लेके जाना चाहता हूं, और उसमें अगर 10 यूजर्स भी हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 450 टेराबाइट। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अभी जो है ना, मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स और दोस्तों से ये बात कर रहा होता हूँ, हमने ना एक्चुअली एक शोर मचाया हुआ बिग डेटा। अभी तो बिग डेटा आया ही नहीं है दुनिया में, अभी तो आना शुरू होना है। ठीक है ना जी, अभी तो, यानी आप इसको सोचें कि अभी तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लाइक आप माशाल्लाह खुद टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो जो प्रेडिक्शन आ रही है 2023 की और 2024 की, कि जी आपके इंटरनेट पे डिवाइसेस 70% बढ़ जानी है। बिल्कुल। ठीक है ना जी, अब वो 70% जब रियल टाइम में फेंक रही होंगी डेटा, तो आप सोचें डेटा कहां जाता है, फिर उसमें से स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, रॉ और क्लीन डेटा निकालना। अभी तो वो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं ना, यानी मेरे घर पे 4 टेराबाइट का सर्वर लगा हुआ क्लाउड का। ठीक है, तो अगर मैं ये घर पे मैनेज कर सकता हूं, तो दैट मींस ये टेराबाइट्स जो भी चल रहे हैं ना, दैट इज नॉट अ बिग डेटा। बिग डेटा तो भी पेटाबाइट्स और कहां की तरफ जा रहे हैं, अभी तो वो सारा सिलसिला शुरू होना है। फिर पता लगेगा कि जी कहाँ पे डेटा साइंटिस्ट रिक्वायर्ड है, कहाँ पे कौन सा बंदा रिक्वायर्ड है। फिर वो जैसे कहते हैं ना, जो नॉर्मली हमारे यहाँ होता है डुअल जॉब वाले सीन होते हैं, कि एक बंदे को सारा कुछ आता हो, तब पता लगेगा डेटा साइंटिस्ट का काम कितना है। अभी तो वो चीज आई नहीं है, और 1-2 सालों में आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी वो चीज के किस तरीके से ये काम होने हैं इंशाल्लाह। ब्लॉकचेन आई मीन कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है? मेरा ख्याल है हमने ब्लॉकचेन पे जो पहली कोई भी एप्लीकेशन सुनी है वो क्रिप्टो करेंसी है, एंड दैट इज इन 2007 और 8। तो क्या 2009 बेसिकली? हाँ जी, वहीं से शुरू हुई थी, या इससे पहले भी ब्लॉकचेन पे कोई काम हो रहा था?
अच्छा, ब्लॉकचेन वहीं से शुरू हुआ था एक्चुअली, उसी कॉन्सेप्ट अच्छा से सतोशी नाकामोटो ने शुरू किया था। ठीक है, उसका व्हाइट पेपर 2008 में आया था। जो एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट बिटकॉइन वो आई थी, दैट वाज इन 2009, ओके। जब इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली शुरू वहीं से हुआ था, यानी कि कॉन्सेप्ट वहीं से आया। कॉन्सेप्ट वो जो व्हाइट पेपर है उसी में से निकला हुआ सारे का सारा। लेकिन आज तक एक मिसकॉन्सेप्शन ये चल रही है कि लोग समझते हैं कि शायद जो है ना बिटकॉइन, यानी मैं आज भी पाकिस्तान में जाके किसी से बात करूं, ब्लॉकचेन पे बात करने आया हूं आपसे, तो वो कहते हैं आप तो बिटकॉइन की बात कर रहे हैं या आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। हालांकि अब आपको भी माशाल्लाह पता है, मुझे भी पता कि ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल। जहां जहां पे रिकॉर्ड हमें रिक्वायर्ड है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। सिर्फ वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी एक यूज केस है फाइनेंस का, या पैसे रखने के रिकॉर्ड कीपिंग का एक सिस्टम है, बस। उसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग आप बहुत बड़ी जगहों पे कर सकते हैं। मेक सेंस। ठीक है, ठीक है ना जी। तो दिस इज बेसिकली, जब ये स्टार्ट हुआ बेसिकली उसके पीछे जो है ना वो पीयर टू पीयर कैश सिस्टम से ये स्टार्ट हुआ था कि जी एक रिकॉर्ड बार बार ना ऐड हो सके। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी तो आपको पता उससे पहले भी 90s में भी आई थी, लेकिन उनके साथ क्या कुछ होता रहा, ठीक है, और क्यों वो फ्लॉप हुई। तो इसने आके बेसिकली उसको इम्यूटेबल बनाया पूरे सिस्टम को। तो इसका जो एक मेन पिलर है म्यूटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना जी। तो उसके बाद से ये चीजें शुरू हुई। हाँ, तो जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो क्या आप हमेशा डिसेंट्रलाइज की बात ही करते हैं, या आप एप्लीकेशंस या इसके यूज केसेस सेंट्रलाइज में भी हैं? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे आइडेंटिटी डेटा की आपने बात की। देखिए, आइडेंटिटी डेटा, आई मीन एटलीस्ट जहां तक मैं सोच पाया हूँ या जहां तक मैं, वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि उसके लिए एक अथॉरिटी आपको चाहिए जहां पे सब लोग कनेक्ट हों और वहां पे इंफॉर्मेशन हो। वरना जो आपका डेटा है, अगर वो 10 जगहों पे भी मेरी आइडेंटिटी का पड़ा होगा, तो ये आई डू एग्री कि आप डेटा करप्ट नहीं कर सकते, मगर फिर उन 10 जगहों की भी सिक्योरिटी और वो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी कि जी हैकर्स उस किसी एक कंप्यूटर को हैक करके डेटा ना एग्जैक्ट कर लें। तो क्या ब्लॉकचेन आपकी जो फोकस सिक्योरिटी और हैकिंग मोडालिटीज है उसको आपको वो थिन थिन आउट नहीं कर देता? नहीं, देखें, सबसे पहले तो वो पहला क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइज एक मेन पिलर है इस पूरी चीज का। अगर ओके। डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगी तो ब्लॉकचेन नहीं गिना जाएगा उसको। ओके। ठीक है, बहुत मेक सारे सेंस। प्रोजेक्ट्स पिछले दिनों आए। माइक्रोसॉफ्ट ने एक चीज बनाई, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज नहीं थी, सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही थी। तो हमने उसको कहा कि ये भाई ये ब्लॉकचेन नहीं है। ठीक है, देन ठीक है। कोडा को हम सुनते हैं, कोडा R3 जो है, हाँ हाँ दैट हाँ। इज नॉट अ ब्लॉकचेन टेक्निकली, दैट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड थिंग। ठीक है। अच्छा, ओके। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि जी क्या ये जो चीज है ये हैकेबल है या इसमें क्या है। देखें, अच्छा नहीं, सबसे पहले मैं उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं कि जी अगर कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, लाइक नादरा आपका ब्लॉकचेन पे आ जाता, या चलें ठीक। FBR ब्लॉकचेन पे आ जाता, ठीक है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो लोगों से रिक्वेस्ट करेगा कि यू बिकम माय वेरीफायर्स। ओके। ठीक है, जैसे मैंने एक सिस्टम बनाया, मैंने अपने घर पे सिस्टम बनाया एक पूरे का पूरा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुदस्सिर भाई आप मेरा जो है ना मेरे वेरीफायर बन जाए। अब मेक आप क्यों सेंस। वेरीफायर बनेंगे, देखें आपकी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, आपको बिजली लगानी है, आपको, आप क्यों वेरीफायर बनेंगे। मैं बिल्कुल। आपको कहता हूं कि जी मैं इससे जो अमाउंट लूंगा मैं उसका 10% आपको पे कर दूंगा। ओके। आप कहते हैं ओके, मेरा खर्चा निकल आएगा, मुझे मसला नहीं है। इसी तरह अगर FBR सपोज करे आपको एक इस तरह की पूरी वो बना के दे देता है पूरा सिस्टम, और वो आपको कहता है कि मुदस्सिर साहब आप जो है ना मेरे वेरीफायर बन जाए, अहमद आप मेरे वेरीफायर बन जाए। ठीक है, मैं, हमारा पहला कंसर्न है क्यों बन जाए भाई, हम हमारी कंप्यूटिंग पावर। वो कहते हैं कि ठीक है, वैसे तो हम नॉर्मल लोगों को 15% डिस्काउंट जो है ऑफर करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो अपनी फाइल रजिस्टर करते हैं, आपको हम 25% दे देंगे, व्हाई नॉट। ठीक है। ठीक है, और जो दूसरी आपने बात की, इस पे सिक्योरिटी हर जगह पे लगाने की जरूरत नहीं है, यही तो इसकी सबसे मजे की चीज है। क्योंकि ओके। चीज मल्टीपल जगहों पे पड़ी हुई है। एक बंदा अगर हैक सपोज कर ले, वैसे तो हैकिंग इम्पॉसिबल है इसके अंदर, लेकिन अगर वो हैक कर भी ले एक बंदे को, तो वो सिर्फ एक डेटा करप्ट कर सकता, बाकी सबको करप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज अच्छा। बाकी सारे डेटा एक दूसरे से वेरीफाई हो रहा होता है ऑल ओवर द टाइम। अच्छा, इसमें ठीक है मैं जो आर्गुमेंट जनरेट कर रहा था वो ये था कि यस, के वो डेटा करप्ट नहीं कर सकता, जी।
वो मुदस्सर के घर पे जो डेटा है वो तो उसके पास पहुंच गया ना, एंड नाउ ही कैन रीड इट एंड ही कैन यूज दैट नहीं डेटा फॉर एनी अदर पर्पस। नहीं, एक्चुअली आपका जो डेटा है वो सारे का सारा इनक्रिप्टेड है, ठीक है। अब वो डाटा इनक्रिप्टेड कैसे है, देखें, जब हम बात करते हैं हमारे ना, वो एक्चुअली मैकेनिक्स का थोड़ा सा वो है ना, मैकेनिक्स में नहीं समझ, जब हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, हम हम्म क्रिप्टो इकोनॉमिक्स कहते हैं, दैट हम्म मींस क्रिप्टोग्राफी हर तरीके से इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है। जैसे हमने बात की इम्यूटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन, इसी तरह क्रिप्टोग्राफी के बगैर आपका ब्लॉकचेन कंप्लीट नहीं होता, और ये बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इसके ऊपर ना आप मल्टीपल चेक्स लगा सकते हैं। अच्छा चलें, अभी वो मल्टीपल चेक्स पे नहीं जाते, अभी इसके ऊपर जो मैकेनिज्म चल रहा है दैट इज SHA 256, ठीक है। ठीक है। 256। हैशिंग का 256 बिट का एल्गोरिदम चल रहा है इसके ऊपर। तो उसको ओके। ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो यू नीड 2 रेज टू पावर 256 कॉम्बिनेशंस। दो बिल्कुल। वो तकरीबन मेरा ख्याल है 4 बिलियन के 4 मिलियन के करीब कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो ठीक तो है। सारा डेटा आपका जो है वो 256 इंक्रिप्टेड है। बिल्कुल। आप उधर अगर सिर्फ ये भी लिखते हैं ना अहमद, तो वो उसको फैला देता 256 बिट के अंदर। आप वहां पे लिखते हैं माई नेम इज अहमद मंजूर, आई एम, यही, उसको भी 256 पे बिट पे फैला देता, ठीक है ना जी। और उसके अगेंस्ट आपको एक यूनिक की बना देता। ठीक है। वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक आपकी की है। इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, आपकी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर मैक एड्रेस होता है। बिल्कुल होता मैक है। एड्रेस हर हर डिजिटल डिवाइस का मैक एड्रेस यूनिक होता है बिल्कुल होता है। पूरी दुनिया में। ऐसा ही है, मेरे पास लैपटॉप है, आपके पास सेम मॉडल का लैपटॉप होगा, लेकिन उसका मैक एड्रेस डिफरेंट होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। ये सेम मैकेनिज्म वहां पे यूज हो रहा है कि एक बंदे की एक डेटा के ऊपर, अब मैंने वहां पे मल्टीपल डेटास रखे हुए हैं, एक में लिखा है अहमद, एक में लिखा है अहमद मंजूर, एक में लिखा है अहमद मंजूर खान। हम्म। तीनों के अगेंस्ट वो मुझे अलग अलग हैश की दे देगा, ओके। ठीक है। एंड दैट इज अ यूनिक हैश की। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड करके चलते हैं, हम्म। ठीक है। वो ये कि आगे चल के एक बंदे को एक हैश की मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपने सुना होगा IPv6 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ। IPv6 का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी तमाम डिवाइसेस को, जो कि अहमद की डिवाइसेस हैं, उनको एक IP दे दिया जाएगा पूरी दुनिया में। ठीक है। अब अगर उस IP पे कोई चीज होती है तो वो अहमद रिस्पॉन्सिबल है उसका, इसीलिए हाँ। उसको भी इंक्रिप्टेड किया गया, ठीक है। आगे चल के एक बंदे को एक डिजिटल आइडेंटिटी दे दी जाएगी। यानी आजकल हम सुन रहे हैं ना वो मिथ्स जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो जी ऐसे चिप डाल रहे हैं तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, तो फलाना यहाँ हो रहा चिप है, तो डाल रहे ढीमका हैं तो हो यहाँ चिप डाल रहे हैं तो वहां चिप डाल रहे रहा है। हैं। ठीक है ना। हम एज ए वैक्सीन में चिप टेक्नोलॉजिस्ट डाल उसको रहे हैं। डिफरेंट ठीक है ना, हम एज ए टेक्नोलॉजिस्ट को डिफरेंट एरा में देखते हैं, डिफरेंट तरीके से देखते हैं इन चीजों को। देखें, ठीक है। आपको एक डिजिटल आइडेंटिटी दे दी गई। अब वो आइडेंटिटी आपकी है, आपने जो भी डेटा सेव करना है, सपोज करें दैट इज फॉर मी दैट इज 0001, ठीक है। ठीक है। मैंने आपको डेटा सेव करना है, तो मेरा आप सपोज करें पास की होगी अहमद 0001। ठीक है। उसको मैं वो मेरा क्या कहते हैं, जो भी ड्राइव है ओपन हो गई और मैंने उसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अब मैंने उसमें से कुछ डेटा आपसे शेयर करना है। यानी आप मुझे कहते हैं कि यार अपना CV मुझे भेज दो, ठीक है। मैंने आपके सर्टिफिकेट्स देखने हैं। ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्राइवेट की से एक पब्लिक की जनरेट करूंगा, ठीक है। ठीक है। वो पब्लिक की मैं आपको दूंगा कि जी इस डेटा को देखने के लिए यू कैन यूज दिस पब्लिक की। समझ में आ अब गया। सिर्फ आप उस चीज को देख सकते हैं, और वो पब्लिक की फॉर सम स्पेसिफिक टाइम लाइव होगी। लाइक मैंने लिखा है कि जी 3 घंटे के लिए आपको इसकी एक्सेस रहे, 3 घंटे के बाद वो खुद ही खत्म हो जाएगी, अच्छा, अब आपने ये, वो वर्किंग करना बंद कर हाँ, देगी, अब ठीक है आपने ना जी, बताया एक्सपायर हो जाएगी क्रिप्टोग्राफी है, जी। हैश की है, डिकोड साइफर कोडेड आपका डेटा है, लेकिन बिटकॉइंस हैक हो जाते थे, ये कैसे होते हैं? अच्छा, ये कैसे होता है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाय द वे, ठीक है। ये हमसे क्लासों में ना नॉर्मली स्टूडेंट्स भी पूछ रहे होते हैं कि यार इतनी हाई फाई वो आप कह रहे हैं चीज है, तो ये हैक कैसे हो गया। देखें, बिल्कुल। इशू कहां पे होता है, इशू होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जो प्रोग्रामिंग होती है ना, हम्म।
इश्यू है वहां पे आप कोई लूप होल छोड़ देते हैं। इसीलिए जब कहा जाता है ना कि अब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक फीस रखी गई है, आपने कोई चीज रखी, देखें जैसे जब आप एप्पल के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर रखते हैं उसकी एक फीस लेते हैं वो लोग आपसे, ठीक है, ठीक है, बाद में उसके आप पैसे कमाएं उसके ऊपर जितने आपने कमाने हैं, लेकिन उसको रखने की एक फीस है, ठीक है, और वंस आपको फीस पे करनी पड़ती है। अच्छा, अब आपने उसको रखना है, आप ऑब्वियसली उसको चेक करेंगे, 10 दफा चला के देखेंगे ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, आप बार बार तो उनको $150-200 नहीं देना शुरू कर देंगे कि आपने एक दफा अपडेट कर दी, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी है, ये लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कोई छोटा सा लूप होल भी रह जाए ना, इसीलिए कहते हैं आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करें, चेक करें उसको, जो आपकी वर्चुअल मशीन है उनके ऊपर रन करके देन आप उसके ऊपर भेजें। दैट्स वाई हमारे जैसे आर्किटेक्ट बैठे होते हैं, ठीक है ना, कि भाई ये गलती आ गई है बीच में, इसको समझो। तो ओके। वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी लूप होल रह जाएगा ना, उसकी वजह से ये चीजें हैक होती हैं। यानी सिस्टम का कोई फ्लॉ नहीं है इसके पीछे, वो प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर कोई फ्लॉ था। आर्किटेक्चर का फ्लॉ नहीं है, लेकिन जो उसके ऊपर प्रोग्रामिंग की गई है उसका फ्लॉ। जी हाँ, जी हाँ, तो आई मीन इसका मतलब यह है कि अगर मैं ब्लॉकचेन इस्तेमाल शुरू करना चाहूँ तो मैं शुरू कर सकता हूँ। आई मीन इज दिस व्हाट इट इज? एग्जैक्टली, एनीबडी कैन। यानी आप हम मिलके जी एक ब्लॉकचेन का नेटवर्क बना लेते हैं, एक नोड आपने रखी है, एक नोड मैंने रखी है, हमने हाँ। ब्लॉकचेन बिल्ड कर लिया, खत्म हो गई बात। अच्छा, इसमें एक ब्लॉकचेन में एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और वो काफी टेक्निकल भी है, मर्कल ट्रीज। ये क्या चीज है? जी, अच्छा, आपका ना जो ब्लॉक का डेटा होता है उसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शन होती है। अच्छा चलें, एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं सुनने वालों के लिए, वो ये कि हम जब ट्रांजैक्शन कहते हैं तो हमारे ज़हन में सिर्फ मनी ट्रेल और कुछ नहीं आता। ठीक है। ब्लॉकचेन के अंदर हर उस चीज को ट्रांजैक्शन कहा जाता है जो रिकॉर्ड आप ऐड कर रहे हो, तो ट्रांजैक्शन इक्वल टू रिकॉर्ड एक्चुअली, ठीक है। ठीक है। इसलिए अब मैं जब ट्रांजैक्शन बोलूंगा तो लोग समझ जाएंगे रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। रिकॉर्ड की बात अच्छा, हो रही है। आपके एक ब्लॉक में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। ओके। अब जब वो ब्लॉक जाके ब्लॉकचेन का पार्ट बनेगा तो उसको एक हैश की मिलेगी, ओके। ठीक है। अच्छा, अब हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट भी एक हैश की मिलती है। ओके। अब जब वो सपोज करें 4 ट्रांजैक्शंस हैं हम्म। एक ब्लॉक के अंदर, जो 2 A B C D, उसने क्या किया, ए और बी को प्लस करके उसके हैश को एक अलग है, दैट इज AB, ओके। और सी और डी को हैश को प्लस किया और CD बना दिया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद उसने ये उन दोनों को प्लस किया। जी, ये वो 4 ट्रांजैक्शन हैं जो उस ब्लॉक के अंदर है। जो ब्लॉक के अंदर है, और हर ठीक है। ब्लॉक के की ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एक हैश की जनरेट होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन ब्लॉक की तो एक हैश की बनेगी ना, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। तो उसको कहते हैं हम रूट हैश। रूट हैश की जो बनती है इन सबको जोड़ के, इन सारे हैशेस को जोड़ के, दैट इज बेसिकली मर्कल ट्री के थ्रू बन रही होती है। हम आते हैं अब इंडस्ट्री 4.0 और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि जिसमें हम ये देख रहे हैं कि आगे टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ओवर अ लॉट ऑफ जॉब्स, अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस जो कि आदमी इंसान कर रहा था। ऑल्दो कि मैं जब भी ये बात करता हूँ मैं उसके साथ एक डिस्क्लेमर हमेशा ये लगाता हूँ कि ये अगर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो इससे पहले तीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आ चुकी हैं। इससे पहले हमारी जिस वक्त हम मशीन्स पे शिफ्ट हुए थे पहली दफा, उस वक्त भी लोगों का ये था कि जॉब जाएंगी या मशीन्स पता नहीं क्या करेंगी, लेकिन बहुत सारी नई जॉब्स पैदा हो गई और लोगों को पहले से ज्यादा लोग कमाने लगे। इसी तरह जिस वक्त कंप्यूटर एरा आया और लोगों ने कहा कंप्यूटर हमारी चीजें टेक ओवर करेगा और जो है हम क्या करेंगे और कैसे होगा, और हम तो अभी खातों पे बनाते हैं और एक्सेल शीट आ जाएगी। तो सिर्फ हुआ ये कि यस, सम जॉब्स जो है वो ऑब्सलीट हो गई, उनकी जरूरत नहीं रही, लेकिन एक पूरा नया आईटी टेक्नोलॉजी का जो है वो वर्ल्ड क्रिएट हो गया, जिसमें इस वक्त जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा जॉब्स जनरेट कर रहा है। क्योंकि चाहे आप उबर ले लें, चाहे आप
घर ले लें, चाहे आप बसेस ले लें, हर चीज के पीछे एक टेक्नोलॉजी है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है कि किसी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से डरने के बजाय उसकी जो पॉजिटिव साइड है वो सीखना चाहिए, और मे बी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की शायद जरूरत हो। एवरी टाइम इट डज नॉट वर्क। तो सवाल ये है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, और वहां पे ब्लॉकचेन की क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा, इसमें ना मेरा छोटा सी बात जो मैं नॉर्मली करता हूँ ना, जैसे आपने कहा उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जो है ना, एक्चुअली लोग नॉर्मली एक बात करते हैं कि फोर्थ जो है ना वो आ गई, हमने पहली तीन मिस कर दी। अच्छा। मेरा ना इस पे थोड़ा सा इस पे ना ट्विस्टेड मोड है एक्चुअली। वो ये है कि जी पहली दो में तो पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो हाँ। हम बरी जिम्मा होगा दो चीजों, ठीक है। तीसरा आया 1969-64 के अंदर, ठीक है ना। तब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमें चंद साल बने थे तो हम उसमें हमारी बचत हो गई थोड़ी सी कि ठीक है हमने उनको देर से सीखा लेकिन लोगों ने सीख लिया। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमें उस जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां पे अब लैपटॉप आपके पास भी है, मेरे पास भी है, बिल्कुल ऐसा ही इंटरनेट है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, स्मार्टफोन आपके पास भी है, मेरे पास भी है। और इंटरनेट सबके तक पास है। जितनी रसाई आपकी इंटरनेट पे उतनी मेरी भी है। अब ये डिपेंड मेरे पे करता है कि मैं क्या करूंगा इसके साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी एक इंफॉर्मेटिव सा सेशन बना रहे हैं, ठीक है, हम ऐसा काम कर लें, या हम बैठ के गप्पे मार लें, या पबजी खेल लें। और बेतहाशा चीजें कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना जी। तो ये हम पे है कि हमने इसको ऐसे करना है। दूसरी बात ये कि जब भी कोई नया रेवोल्यूशन आता है ना किसी भी चीज के लिए, होता ये है कि वो हमें ऐसा लग रहा होता है जैसे जब बिजली भी आनी थी ना, तो लोगों ने कहा तारे डालेंगे, लोग फंस जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। गाड़ियां आनी थी, लोगों ने कहा एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। तो शुरू में खौफ होता है एक चीज का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब भी इंडस्ट्री ये इस तरह की कोई चीज आती है ना, वो नई मनी स्ट्रीम, नई बिजनेस स्ट्रीम साथ लेके आती है। मेरा इस पे सिर्फ एक मैं बात करता होता हूँ, नॉर्मली लोग हंसते हैं कि दुनिया टर्मिनेटर 2 जैसी कभी नहीं बनेगी। बहुत मुश्किल है, वहीं का बहुत दूर है। ठीक है, दुनिया कभी कभी टर्मिनेटर 2 जैसी नहीं, हाँ दुनिया कभी टर्मिनेटर 2 जैसी नहीं हो सकती। आप उतना एआई को नहीं लेके आ सकते, रोबोट्स आप पे टेक ओवर नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ एक मिथ है और सारी जिंदगी मिथ ही रहेगा। दूसरी चलें बात आ good। गई कि जी जो है ब्लॉकचेन कितना इंपॉर्टेंट है। देखें, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने इकट्ठे काम करना है आगे चल के, ठीक। जिनमें क्लाउड कंप्यूटिंग इस टाइम हम लोग काम कर रहे हैं। 5G का नाम आप लोग बहुत सुन चुके हैं। देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग है। देन आपके ब्लॉकचेन बीच में आ जाता है, फिर एआई आ जाता है। अच्छा, अब फौरन दौर आने वाला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जिसकी वजह से तकरीबन आपकी जो अभी हम बात कर रहे थे शुरू में कि 70% डिवाइसेस बढ़ जानी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो डिवाइसेस का डेटा सेव कहां पे होगा, वेरीफाइबल डेटा सेव कहां पे होगा, वो होगा ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। तो आपकी जो ब्लॉकचेन की फील्ड है उसने साइमल्टेनियसली चलना है लाइक इंटरनेट। बाकी तमाम टेक्नोलॉजीज चेंज होती जाएंगी, लाइक आईओटी आ जाएगी, फिर आईओई आ जाएगी, फिर एआई आ जाएगी, मशीन लर्निंग एंड करते करते तमाम चीजें। लेकिन ब्लॉकचेन ने शुरू से शुरू हो जाना कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हेल्थ केयर का डेटा ब्लॉकचेन पे सेव हो रहा है, उसकी बेस पे वो एआई में डिसीजंस ले रहा है, उसकी बेस पे आपकी रूटीन्स बन रही हैं। तो ओके। ब्लॉकचेन ने साइमल्टेनियसली चलना है, ठीक है ना जी। यानी अगर हमें लगता है कि ब्लॉकचेन बड़ी दूर है या ब्लॉकचेन तो पता नहीं कब आएगा, ब्लॉकचेन आपको बहुत जल्द नजर आना शुरू हो जाएगा दुनिया के अंदर। जैसे कोविड ने तो और कई काम तेज कर दिए ना कि बिल्कुल। ब्लॉकचेन की और बहुत सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक छोटा सा कमेंट यहाँ पे, लोग वही जो कहते हैं ना जॉब्स कम हो जाएंगी, रोबोट्स आ जाएंगे तो रोबोट्स टेक ओवर कर लेंगे, उनके लिए एक छोटा सा कमेंट ये है कि रोबोट्स आएंगे, वो बिल्कुल टेक ओवर करेंगे चीजों के ऊपर, जैसे मर्सिडीज इस टाइम पूरी की पूरी रोबोट्स बना रहे हैं। लेकिन एक चीज, रोबोट्स ने भी कहीं पे बनना है, रोबोट्स की मेंटेनेंस भी होनी है, रोबोट्स को प्रोग्राम भी किया जाना है। ऐसा तो नहीं है कि वो बस आके पैदा हो गया इंसान की तरह बस चल तो चल, ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा। है, ठीक ठीक है। है ना जी। तो बेसिकली स्किल्ड लोगों की जॉब्स बढ़ जाएंगी। अगर आप स्किल्ड नहीं है तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं वो नॉर्मली एक मिसाल देता होता हूँ, अगर आप 1970s जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, 1970 के बंदे को उठाएं और उसको 2020 में लाके बिठा दें, वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ऐसा। उसको टेक्नोलॉजी की नहीं समझ होगी। और इसी तरह 2020 का जो बंदा है
उसको 1970 में ले जाके बिठाया, वो भी काम नहीं कर पाएगा बिकॉज ये टेक्नोलॉजी एडिक्टेड है। बिल्कुल ऐसा ही दिस है। इज जिस तरीके से जॉब में रेवोल्यूशन आती है, मकसद ये है कि हम लोग क्योंकि शायद सीखना नहीं चाहते, तो इसलिए हम दूसरों को भी कहते हो ये नहीं होने वाला। तो इसलिए मेरा ख्याल है हमें पढ़ना और सीखना चाहिए। आपने चलिए अच्छा क्वेश्चन टॉपिक बीच में टच कर दिया, मैं उसी से रिलेटेड सवाल कर लेता हूँ। कोविड-19 की सिचुएशन में आप ब्लॉकचेन में क्या हमें हेल्प कर सकता है इससे निकलने में, या इसमें किस तरह की बेनिफिट्स हो सकते हैं जब हम कोविड-19 की सिचुएशन देखते हैं इस वक्त? देखिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमें हो सकता है जो कि अभी डिजिटल पासपोर्ट्स के हिसाब से होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़ी दुनिया काम कर रही है इसके ऊपर, ठीक है। डिजिटल पासपोर्ट्स क्या है कि जी एक बंदे को कोविड हुआ, क्या वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूड क्या हो गया, आइडेंटिटी मैनेजमेंट इंक्लूड हो गई। बंदा पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान में टोटल इतने केसेस थे, ठीक है, वो सारा पूरा रिकॉर्ड बन सकता है। जैसे ही अभी क्या मसला हो रहा है जी, आप लैब पे जाएं और जाके तो पेपर पे ले आए। जैसे आपको याद होगा पोलियो का सिलसिला शुरू हुआ था, आप खुद माशाल्लाह सऊदी अरब रह के आए हैं, तो पोलियो का इंजेक्शन लगता था, ये सर्टिफिकेट 5,000 तो सर्टिफिकेट बन जाता था। वैक्सीनेशन ना भी लगवाएं तो, ठीक है ना जी। तो सेंट्रलाइज में ये इश्यूज होते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन के आने से ये इश्यूज खत्म हो जाएंगे ना। आपको कोई ब्लैक देखें, अब जैसे शुरू में जब कोविड आया तो पता लग रहा है कि जी लोग उतर रहे हैं, तो उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है इस चीज के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है जी, हम रिपोर्ट दे देंगे तुम कोविड, तुम्हें तो कोविड है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से सीधा जो है ना 15 दिन के लिए किसी दूसरी जगह ले जाएंगे, घर नहीं लेके जाएंगे, हमें इतने पैसे दे दो। ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी ब्लॉकचेन के आने से। सिर्फ एक डिजिटल पासपोर्ट आपको रिक्वायर्ड है, जो आपने हर जगह पे शो करना दैट आई एम वैक्सीनेटेड, और सबको पता है कि दैट इज अप्रूव्ड बाय WHO और सम अदर अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और दुबई और मिडल ईस्ट और यूरोप, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। वो जो डिजिटल पासपोर्ट है वो ऑथेंटिकेटेड है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, यानी कि जो अभी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी इसकी तो अब अच्छा, ये भी आपने बड़ा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि यूज केसेस क्या है, ब्लॉकचेन समझ में आ गई कि क्या चीज है इस वक्त। अगर दुनिया में कोई लीडिंग यूज केसेस हैं इसके, या कोई कंट्रीज या कोई कंपनीज या कोई एप्लीकेशंस हैं, तो वो उसके बारे में जरा बताइएगा। मैं सिर्फ ना एक जो लोग नॉर्मली जिनका लोगों को पता, वॉलमार्ट का नाम सबने सुना होगा, राइट। तो वॉलमार्ट ने अपनी जितनी एग्रीकल्चरल जो है ना, जो जमीन से उगती हैं बेसिकली सब्जियां, और उनको बेसिकली वो ब्लॉकचेन पे ले आया। अच्छा, इसका पूरे का पूरा केस स्टडी हाइपरलेजर की वेबसाइट पे पड़ा हुआ, लाइनक्स फाउंडेशन की वेबसाइट पे, ठीक है। किसी ने अगर स्टडी करना तो वहां से जाके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो एक छोटा सा वो चीज बताई गई है ना कि जी अगर एक उनके पास ना एक मैंगोज का शिप आया पूरे का पूरा, उसमें मैंगोज खराब थे। पहले अगर उन्हें ट्रैक करना होता था ना अपने वेंडर को, तो दैट विल टेक 7 days एटलीस्ट कि जी ये शिपमेंट कहां से आई थी, ठीक है। थ्रू ब्लॉकचेन दे हैव लाइक ट्रेस्ड दैट वेंडर इन 2.5 minutes। ओके, ठीक है, यानी 2.5 मिनट में उन्होंने ट्रेस कर लिया कि ये कहां से आया। अब आप खुद सोच सकते हैं, ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है कि ब्लॉकचेन एग्रीकल्चर में, यानी देखें आजकल ना हम सबको फ्रोजन फूड खाने का बहुत शौक है, ठीक है। फ्रोजन फूड जो है, यानी हम सबके घर में बच्चे हैं, वो तो फ्रोजन फूड के अलावा रहती नहीं, ठीक है। लेकिन आप एक फ्रोजन फूड लेने गए और वहां पे आपने जाके देखा कि जी आपने जब इसको स्कैन किया, आपने देखा ये तो पिछले 5 साल से यहाँ पे पड़ा हुआ, या 5 साल पहले जी इसको काटा गया था, तो मेरा नहीं ख्याल हम में से कोई इसको लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह आप मेडिकल हेल्थ केयर के अंदर जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, जो आपकी ड्रग ट्रेसेबिलिटी है, वो सारी की सारी आप इस पे ले आए। यानी ये तो एक पूरा ना सप्लाई चेन आप पूरी ले आए, ई कॉमर्स पूरी की पूरी ले आए आप इसके ऊपर कि जी जेन्युइन प्रोडक्ट। जैसे मैंने अगर नाइकी का शूज परचेज किया, ठीक है, मुझे कैसे पता है कि मैं अगर एक बंदे से ई कॉमर्स के थ्रू मंगवा रहा हूँ मुझे जेन्युइन दे रहा है कि नहीं दे रहा? मैं उसको ट्रैक कर सकता हूं ना, यानी कि अगर मैंने उसको ट्रैक किया, मैंने उसको स्कैन किया, अगर रिकॉर्ड एंड तक नहीं आता ओरिजिन तक, क्योंकि यूनिक आइडेंटिटी पे बना हुआ है, यानी एक पेयर ऑफ शूज यूनिक आइडेंटिटी पे होगा, ठीक है। मैंने उसको स्कैन किया, अब वो यूनिक आइडेंटिटी मिलती नहीं है, उसने कहीं से कॉपी पेस्ट मार लिया, तो वो यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी नहीं किसी जगह जाके, क्योंकि उसके कुछ और भी तो कोड्स होंगे ना, लाइक कि जी इसके ऊपर एक 01 लिखा हुआ है, और फिर आप इसको स्कैन करें, अगर वहां पे 02 लिख के स्कैन करूंगा वो स्कैन ही नहीं करेगा उसको। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो इतने, यानी दुनिया का हर जगह जहां पे, वही बात, रिकॉर्ड कीपिंग पूरी दुनिया में होती है, हर जगह पे होती है, तो जहां पे ये चाहिए वहां पे आप ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट कर सकते हैं बगैर सोचे समझे। हाँ, सिर्फ एक चीज है कि कई जगहों पे ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट है और कई जगहों पे नहीं है, ये एक डिसीजन मैट्रिक्स होता है। हाँ, ये मैं इस तरफ आना चाह रहा था कि जी क्या ऐसा है कि आप हर ट्रांजैक्शन जहां पे रिकॉर्ड मैनेजमेंट है वहां पे ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट है, या कुछ ऑफ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ऑब्वियसली दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी जो भी शुरू से आई है कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो 100% हर चीज पे यूजेज होती है और 100% उसका इवन उसकी रिक्वायरमेंट भी हो तब भी हो, तो ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस भी होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें उन उसमें होता, ट्रांजैक्शंस को आप जी कैसे हैंडल करेंगे? देखें इसमें होता ये है कि आपको ना, अब मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए अपने अपने सिस्टम में, सपोज कर लेते हैं, तो वाई वाई मुझे ब्लॉकचेन क्यों चाहिए? मैं एक प्राइवेट डेटा सेंटर चला रहा हूँ, मुझे ब्लॉकचेन की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अंदर? ठीक है, मुझे और बेतहाशा इस तरह की चीजें आप बना लीजिए जो लाइक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपना जो हायर अथॉरिटीज का डेटा होता है उनको वो उन्होंने किसी जगह सेव करना है जो कि सिर्फ चंद लोग देख सकते हैं, उनको वहां पे ब्लॉकचेन की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तो ये बेसिकली डिसीजन मैट्रिक्स बनता है पहले। ठीक है, हाँ ओके। आगे चल के ये तमाम चीजें इस तरह से होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ ब्लॉकचेन वहां पे रिक्वायर्ड है, जैसे ड्रग ट्रेसेबिलिटी में यस रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके फार्मूला में शायद रिक्वायर्ड नहीं होगा। उसकी उसकी जो कोल्ड चेन मेंटेन होनी है या उसकी जो उसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। मेंटेन होनी है उसमें जी उसकी यूजेज है। हाँ ठीक है, लेकिन बाकी तमाम चीजों में कि आप उसको ट्रेस कर सकें, वो कहां से बन के आया, कब का बना हुआ है, वो सब चीजें यस। लेकिन अगर जैसे अब कोई गाड़ियों की हम बात करें, ठीक है, गाड़ियों के अंदर अगर सपोज करें एक गाड़ी एक्सीडेंटल, अभी हमें जब गाड़ी हम परचेज करने जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या चीजें देखनी पड़ती है? गाड़ी चोरी की तो नहीं है, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, इसके कुछ स्पेयर पार्ट्स तो चेंज नहीं हुए हुए। यस, ये सारी आप देखें, एक गाड़ी के अंदर तकरीबन 30,000 के करीब स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी पेच नट बोल्ट मिला के तकरीबन 30,000 स्पेयर पार्ट्स होते हैं। उन स्पेयर पार्ट्स को में से कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है, सारा ब्लॉकचेन पे रख सकते हैं बड़े आराम से। सर लेकिन काफी, मैं ये कहूं कि जी जी नहीं कैरी ऑन। जी जी प्लीज। हाँ मैं बस ये कहने लगा था कि इसी तरह इसकी ना केस स्टडीज बनती हैं पूरी की पूरी ब्लॉकचेन की, कि जी ये चीज ब्लॉकचेन पे होनी चाहिए, चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो हमें सोचना पड़ता है। ये नहीं है कि कुछ लोग जो है ना हमारे यहाँ वैसे ही कुछ लोग टेक्नोलॉजी से बागी होते हैं, उनको आप जाके कहना डेटा सेंटर आपके काम का या क्लाउड कंप्यूटिंग आपके काम की, तो होगा तो नहीं 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 नहीं, इससे मुझे क्या फायदा होगा? तो हालांकि आप समझाते जाके थक जाएंगे, सर इसमें 10 फायदे हैं, आपके आपके पैसे बड़े बच जाएंगे। यानी आप माशाल्लाह ईआरपी के वो है, तो ईआरपी आप जाके किसी को समझाना कोई आसान काम है कि ईआरपी लगवा लो यार? हाँ अहमद साहब, हमने काफी डिस्कशन हो गई। ऑब्वियसली ब्लॉकचेन में जो है उस पे हम कई घंटों और बात कर सकते हैं। अ, तो बिल्कुल है। इसकी क्लोजिंग में इस नोट पे करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारी यूथ को और पाकिस्तान की अवाम को ये गाइड कर दें, टेक्निकल स्टूडेंट्स को, कि वो कहाँ से ये सीख सकते हैं या किस तरह वो, और अगर उनको कुछ सवालात हैं तो वो अपना, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें की लेकिन अभी भी इसमें में प्रूफ ऑफ वर्क, 51% अटैक, प्रूफ ऑफ स्टेक, अटेंडेंस, ये सारी चीजें, जेनेसिस ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये सारी जी जी। चीजें रह गई हैं इसमें। आई मीन वो हम्म, एक टेक्नोलॉजी का वो है, ये एक दुनिया है जो कि ऑब्वियसली इसमें वो करनी है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे कहाँ ही है। जाके, अब अगर उन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कहाँ जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सा इस पे हम। आई एम एक्चुअली ऑलवेज अवेलेबल जी। मेरा क्या कहते हैं, फेसबुक चल रहा होता है, फेसबुक पे बेतहाशा मैसेजेस आ रहे होते हैं, मेरा व्हाट्सएप अवेलेबल होता है, मेरा लिंक्डइन ऑलवेज अवेलेबल जी, ऑन मैसेजेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके अलावा मुझे कांटेक्ट मेरे वो जो हमारा जो है पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट का और ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं, वहां पे आप लोग हमें कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक जैसे पीएआईसी में हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटी प्लस के अंदर हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो भी हमने एक इनिशिएटिव लिया पूरे का पूरा। तो इस तरह की बहुत सारी, बल्कि इसका एक मजे की आपको बात बताता हूँ, पूरे का पूरा मैंने फाउंडेशन का एक बूट
पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ 5 days का, दैट इज 10 hours ट्रेनिंग, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है वहां पे। तो अगर इफ समबडी वांट्स टू लर्न, वो वहां से जाके बेसिक तमाम चीजें वो सीख सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका लिंक जो है इसकी प्रोफाइल में देता हूँ, और आपकी पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट का भी, और आपकी तमाम बाकी इंफॉर्मेशंस का भी। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का, और इतनी जरूरी बातें और टेक्निकल बातें करने का, और अपनी अवेलेबिलिटी कि अगर किसी ने जो है वो ब्लॉकचेन सीखनी है या ब्लॉकचेन के बारे में पता करना है तो आपसे बात करेगा। इंशाल्लाह सर किसी वक्त बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस के लिए हम बुलाएंगे, हम हैंड्स ऑन कहेंगे कि जरा बना के करके दिखाइए, ठीक है? अच्छा, बाय द वे मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ, लोग बड़ा परेशान होते हैं कि जो है ना कि जी बंदा प्रोग्रामर नहीं है फिर भी ऐसी बातें करता है। एक्चुअली मेरी शायद उम्र भी नहीं है कि मैं प्रोग्रामिंग करूँ। अरे उम्र जरा पाकिस्तान में जल्दी आ जाती है, वरना मैं अमेरिका और यूरोप में लोगों को जानता हूँ जो 72 साल के होने को चले हैं, लेकिन अभी तक वो माशाल्लाह। तो चले सर, हम यहाँ पे अपने इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम और एक नए गेस्ट और एक नई टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।